अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिस ऑपरेशन का नाम वो चंगेज़ खान ऑपरेशन देता है। और इस ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान इंडिया के तकरीबन 11 एयरफील्ड्स पर हमले करता है। और इन हमलों के बाद इंडियन की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का एक रेडियो वॉइस नोट जारी होता है, जिसमें वो कहती है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी गई है। और इस जंग के बाद दुनिया के नक्शे में एक नया मुल्क वजूद में आता है, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के वजूद में आने की क्या कहानी रही है। तो इस कहानी को समझने से पहले हम 1 साल पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे जनरल याह्या खान पाकिस्तान में अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे होते हैं। और उसी वक्त जनरल याह्या खान ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएं और जो भी पार्टी इलेक्ट होके आगे आएगी उसको हुकूमत दे दी जाए। और ये फैसला होता है और इलेक्शन का आगाज़ हो जाता है। 1970 के ये इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काफ़ी हद तक हैरान कुन होते हैं। उस वक़्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग, जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे। दोस्तों, तो उस वक्त पाकिस्तान का लेजिस्लेशन कुछ इस तरह का था कि टोटल 313 सीट्स थीं, जिनमें से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की थी और 144 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान की थी। ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से अवामी लीग, जिसको मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उसने 167 सीट्स अपनी जीती थी। और वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जो पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे, ये 84 सीट्स जीतने में कामयाब हुई। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा थी और अवामी लीग कामयाब करार पाई इन इलेक्शन। दोस्तों, तो अवामी लीग का इलेक्शन जीतना पाकिस्तान के अवाम के लिए, ख़ास तौर पर वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक हैरान कुन बात थी। अब रिज़ल्ट तो आ चुका था। इस जीत को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आर्मी ऑफिशल्स के पास जाते हैं और भी कई मीटिंग्स करते हैं। और करने के बाद ये फैसला होता है कि इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया जाता है। और ये ख़बर ईस्ट पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है और ईस्ट पाकिस्तान के अवाम गुस्से से आग बगोला होने लगते हैं। ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, रोडों पे नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमने अपनी पार्टी को वोट किया है तो हमारे लीडर्स भी हुक्मरानी करने के हकदार हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल क्राइसिस का सबब बनती हैं। ये सब होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालिबा होता है कि हमने अपने लीडर्स को वोट किया है, जब वो इलेक्शन जीत कर आगे आ चुके हैं तो उनको हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ 7 मार्च 1971 को रिज़ल्ट कैंसिलेशन के ऑर्डर्स जो है अवामी लीग के पास आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान भी अवाम के साथ सड़कों पर आ जाते हैं और वो उस वक्त ये कह रहे होते हैं कि स्ट्रगल इज़ फॉर आवर फ्रीडम, द स्ट्रगल इज़ फॉर आवर इंडिपेंडेंस। और इन जुमलों के साथ पूरा ईस्ट पाकिस्तान गूंज रहा होता है
اور اسی دن 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمن ایک بہت بڑا اسپیچ دیتے ہیں، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرگل از فار آور فریڈم اینڈ اسٹرگل از فار آور انڈیپینڈنس، اور یہ جملے تقریباً ایسٹ پاکستان کے ہر گھر میں گونجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسٹ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے تھے، وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو پرو پاکستانی کہا جاتا تھا، وہ ایسٹ پاکستان میں رہتے تو تھے لیکن وہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ یا ویسٹ پاکستان کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک پاکستان پولیٹیکل کرائسس کے دلدل میں مکمل دھنس چکا تھا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ پولیٹیکل کرائسس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی اٹھاتی ہیں اور ایسٹ پاکستان کو ایک نیا ملک بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ہم اگلی کسی